कल्पना कीजिए एक ऐसी जमीन की जो इतनी बड़ी है कि लगभग पूरे एक महाद्वीप में फैली हुई है। ये साइबेरिया है, रूस का एक विशाल और जंगली हिस्सा। ये पूरब में यूराल पहाड़ों से शुरू होता है, जो इसे बाकी यूरोप से अलग करने वाली एक बड़ी पत्थर की दीवार की तरह काम करते हैं। वहां से ये पूरे एशिया में प्रशांत महासागर के बर्फीले पानी तक फैला हुआ है। उत्तर में बर्फीला आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में यह कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन जैसे देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। ये विशाल क्षेत्र पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको को मिलाकर भी बड़ा है, जिससे यह हमारे ग्रह पर बचे सबसे विशाल और अछूते जंगलों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां का पैमाना चौंका देने वाला और खालीपन मनमोहक है। ये विशाल क्षेत्र इतना बड़ा है कि यह पृथ्वी पर सभी भूमि के लगभग 10वें हिस्से को कवर करता है। यदि आप इसके पश्चिमी छोर से पूर्वी तट तक यात्रा करते हैं तो आप अविश्वसनीय 9 अलग अलग टाइम जोन को पार करेंगे। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, जब साइबेरिया के पश्चिम में लोग अपना दिन शुरू कर रहे होते हैं तो सुदूर पूर्व में लोग पहले से ही शाम की तैयारी कर रहे होते हैं। इस विशाल आकार का मतलब है कि साइबेरिया सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि कई जगहें हैं। इसमें फैले हुए मैदानी इलाके, घुमावदार पहाड़ियां और ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यह विरोधाभासों की भूमि है, टैगा के गहरे हरे जंगलों से लेकर टुंड्रा के बंजर बर्फीले मैदानों तक, जो उत्तरी ध्रुव की ओर फैले हुए हैं। अपने विशाल आकार के बावजूद बहुत कम लोग साइबेरिया को अपना घर कहते हैं। जनसंख्या आश्चर्यजनक रूप से कम है, जिसमें केवल 36 मिलियन लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी के लिए बहुत जगह है। साइबेरिया के कई हिस्सों में आप सैकड़ों किलोमीटर तक बिना किसी दूसरे व्यक्ति को देखे यात्रा कर सकते हैं। अधिकांश जनसंख्या कुछ मुट्ठी भर शहरों में बसी हुई है, जो अक्सर जंगल के विशाल गहरे सागर में गर्मी और रोशनी के छोटे द्वीपों की तरह महसूस होते हैं। ये शहर मुख्य रूप से दक्षिण में पाए जाते हैं, जहां जलवायु थोड़ी कम कठोर है और जहां प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे देश भर में जीवन रेखा की तरह चलता है। साइबेरिया के मुख्य शहर जैसे नोवोसिबिर्स्क, ओम्स्क और क्रास्नोयार्स्क उद्योग और संस्कृति के हलचल भरे केंद्र हैं। नोवोसिबिर्स्क सबसे बड़ा है, एक आधुनिक महानगर जो इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में मानवीय लचीलेपन का प्रमाण है। ये शहर अक्सर ओब और येनिसी जैसी प्रमुख नदियों के किनारे बनाए गए थे, जो हमेशा परिवहन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्ग रहे हैं। इन शहरी क्षेत्रों के बाहर हालांकि परिदृश्य जल्दी ही अपनी जंगली अवस्था में लौट आता है। कम जनसंख्या घनत्व साइबेरिया की एक परिभाषित विशेषता है, जो अलगाव और एकांत की एक गहरी भावना पैदा करता है, जिसे पृथ्वी पर कहीं और खोजना मुश्किल है। यह एक सीमा बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति, मानवता नहीं, अभी भी प्रभारी है। साइबेरिया में लोगों की कहानी बहुत बहुत पहले शुरू हुई थी। हजारों साल पहले पुराने शिकारी संग्राहक इस जमीन पर घूमते थे, बड़े बड़े ऊनी मैमथ और दूसरे शानदार हिमयुग के जानवरों के झुंडों का पीछा करते हुए। ये दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा परिस्थितियों के अनुकूल ढलने वाले लोग थे, जो ऐसी परिस्थितियों में जीते थे जिन्हें आज हम लगभग असंभव मानते हैं। वे इस जमी हुई जमीन पर अपने कदमों के निशान छोड़ने वाले पहले लोग थे। पत्थर और हड्डी से औजार बनाते थे और छोटे घुमंतु समूहों में रहते थे। साइबेरिया के कई स्वदेशी समुदाय इन्हीं प्राचीन लोगों से उतरे हैं, जो इस जंगली जमीन से गहरा पैतृक जुड़ाव रखते हैं। कई सदियों तक साइबेरिया इन स्वदेशी समूहों का क्षेत्र बना रहा। फिर करीब 400 साल पहले एक नया अध्याय शुरू हुआ। रूसी खोजकर्ता, व्यापारी और सैनिक, जिन्हें कॉसैक्स के नाम से जाना जाता था, यूरल माउंटेन्स से पूर्व की ओर बढ़ने लगे। वे कीमती फायरों के वादे से आकर्षित हुए थे, खासकर सेबल के कीमती गहरे रंग के फर से। इस विशाल भूमि पर उनकी यात्रा अविश्वसनीय कठिनाई और बहादुरी से भरी थी। उन्होंने बड़ी नदियों के किनारे छोटे लकड़ी के किले बनाए, जिन्हें ऑस्ट्रोक कहा जाता था, जो धीरे धीरे कस्बों और शहरों में बदल गए। यह रूस के साइबेरिया पर दावे की शुरुआत थी, एक क्रमिक विस्तार जिसने इस क्षेत्र का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। अगली सदियों में साइबेरिया पर रूस का नियंत्रण और मजबूत हो गया। यह क्षेत्र निर्वासन के स्थान के रूप में जाना जाने लगा। जो लोग सरकार का विरोध करते थे या कानून तोड़ते थे, उन्हें यहाँ भेजा जाता था। हार्श लेबर कैंपों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे साइबेरिया में लोगों की एक नई लहर आई, हालांकि वे अपनी मर्जी से नहीं आए थे। 20वीं सदी में सोवियत युग के दौरान सरकार ने साइबेरिया के संसाधनों को विकसित करने के लिए एक बड़ा प्रयास किया। उन्होंने कारखाने, खदानें और नए शहर बनाए और ट्रांस साइबेरियन रेलवे पूरा किया गया, जिसने इस दूरस्थ भूमि को रूस के दिल से जोड़ा। इस अवधि ने इमेंस बदलाव लाए, विल्डरनेस के कुछ हिस्सों को इंडस्ट्रियल लैंडस्केप्स में बदल दिया। आज साइबेरिया अपने अतीत और वर्तमान का
एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री है। पहले रूसी बसने वालों के वंशज उन लोगों के साथ रहते हैं जिनके पूर्वजों को यहाँ निर्वासन में भेजा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई स्वदेशी लोग यहाँ रहते हैं, आधुनिक दबावों के बावजूद अपनी प्राचीन संस्कृतियों और परंपराओं को संरक्षित करते हुए। साइबेरिया का इतिहास मानवीय सहनशक्ति, खोज और विजय की एक शक्तिशाली कहानी है, और उन लोगों की एंड्यूरिंग स्पिरिट का है जिन्होंने दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में से एक में रहना सीखा है। यह एक ऐसा इतिहास है जो जमी हुई जमीन में लिखा गया है और इसके विविध निवासियों की कहानियों में समाया हुआ है। साइबेरिया एक चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, इसकी बहुत ज्यादा ठंडी सर्दियां। जब सर्दी आती है तो वो धीरे से नहीं आती, वो जमीन पर बर्फ की मोटी चादर की तरह छा जाती है और बहुत लंबे समय तक रहती है। आधे से ज्यादा साल तक, अक्टूबर से अप्रैल तक, टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया के कुछ हिस्सों में ये धरती पर किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा ठंडा हो सकता है। जहां लोग रहते हैं, टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इन कंडीशंस में हवा भी जमने लगती है और एक सिंपल सांस टाइनी बर्फ के क्रिस्टल के बादल में बदल सकती है। नदियां इतनी जम जाती हैं कि उन्हें सड़कों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी एक्सट्रीम ठंड में रहने के लिए इनक्रेडिबल एडेप्टेशन की जरूरत होती है, सिर्फ जानवरों को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी। घरों को मोटी दीवारों और ट्रिपल ग्लेज्ड विंडोज के साथ बनाया जाता है ताकि प्रेशस गर्मी अंदर रहे। लोग गर्म कपड़ों की लेयर्स पहनते हैं, अक्सर फर और वुल से बने हुए, ताकि खुद को बाइटिंग ठंड से बचा सकें। कार्स को स्पेशल हीटर्स की जरूरत होती है ताकि उनके इंजन्स रात भर जम न जाएं। चैलेंजेस के बावजूद लाइफ चलती रहती है। बच्चे बर्फ में खेलते हैं और कम्युनिटीज विंटर फेस्टिवल्स के लिए एक साथ आती हैं। सबसे अंधेरे, सबसे ठंडे महीनों में भी गर्मी और खुशी ढूंढती है। साइबेरिया में सर्दी हर चीज को शेप देती है। वहां रहने वाले सभी लोगों से रिस्पेक्ट और केयरफुल प्रिपरेशन की मांग करती है। लंबी हार्श सर्दी के बाद समर का आना एक मिरेकल जैसा लगता है। साइबेरियाई समर छोटा होता है, सिर्फ 2 या 3 महीनों तक रहता है, लेकिन ये इंटेंस और लाइफ से भरपूर होता है। सूरज लंबे समय तक चमकता है, कभी कभी तो फार नॉर्थ में लगभग पूरे दिन और रात। बर्फ और आइस अस्टॉनिशिंग स्पीड से पिघल जाते हैं, बड़ी नदियों को पानी देते हैं और लैंडस्केप को सफेद दुनिया से एक वाइब्रेंट हरे रंग में बदल देते हैं। टेम्परेचर सरप्राइजिंगली गर्म हो सकता है, कभी कभी तो गर्म भी 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच सकता है। गर्मी का यह सडन बर्स्ट नेचुरल वर्ल्ड में एक्टिविटी की फ्रैंटिक रश को ट्रिगर करता है, क्योंकि पौधे और जानवर अबंडेंस के ब्रीफ सीजन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं। हालांकि छोटा समर अपनी खुद की चैलेंजेस लाता है। जैसे ही जमी हुई जमीन, जिसे पर्माफ्रोस्ट कहते हैं, सतह के पास पिघलती है, यह जमीन को एक बहुत बड़े दलदली स्वैम्प में बदल सकती है। इससे ट्रैवल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सड़कें सर्दियों में सॉलिड थीं, वे कीचड़ भरी और इम्पॉसिबल हो जाती हैं। पिघलती हुई बर्फ साइबेरिया के एक और फेमस निवासी मच्छरों को भी जगाती है। गर्मियों में उनके बड़े झुंड दिखाई देते हैं, जो जंगलों और वेटलैंड्स में हवा भर देते हैं। साइबेरिया के लोगों और जानवरों के लिए समर बड़ी खूबसूरती और एनर्जी का समय होता है, लेकिन यह समय के साथ दौड़ भी होती है, इससे पहले कि ठंड इनेविटेबल रूप से जमीन पर फिर से कब्जा कर ले। साइबेरिया हमारे ग्रह के सबसे बड़े जंगलों में से एक का घर है, टैगा। कोनिफेरस पेड़ों का यह विशाल बेल्ट, जिसमें ज्यादातर लार्च, पाइन और फर शामिल हैं, जमीन पर हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। लार्च एक खास पेड़ है, हालांकि इसमें पाइन जैसी सुइयां होती हैं। यह एक पतझड़ी पेड़ है, जिसका मतलब है कि यह पतझड़ में अपनी सुइयां गिरा देता है। इससे सर्दियों की बर्फ गिरने से पहले सुनहरे पीले रंग का शानदार नजारा बनता है। यह विशाल जंगल उत्तरी गोलार्ध का फेफड़ा है, जो भारी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है। यह एक शांत, रहस्यमयी दुनिया है, जो वन्य जीवों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला का घर है, जिन्होंने अपनी मौसमी लय के अनुसार खुद को ढाल लिया है हरे और सुनहरे रंग का एक साम्राज्य। इन जंगलों और खुले टुंड्रा में दुनिया के कुछ सबसे शानदार जीव घूमते हैं। साइबेरियन टाइगर, पृथ्वी पर सबसे बड़ी बिल्ली, सुदूर पूर्व के घने जंगलों में अपने शिकार का पीछा करती है। उत्तरी अमेरिकी ग्रिजली के चचेरे भाई विशाल भूरे भालू जंगलों में घूमते हैं। लंबी सर्दियों की नींद के लिए जामुन और मेवों से मोटे होते हैं। 12 सिंगों के झुंड टुंड्रा में पलायन करते हैं। उनके खुर बर्फ पर चलने के लिए खास तौर पर अनुकूलित होते हैं। भेड़िए, लोमड़ियां और मायावी वोल्वरिन भी यहाँ अपना घर बनाते हैं। ये जानवर साइबेरिया की जंगली बेकाबू भावना के प्रतीक हैं। एक सुंदर लेकिन कठोर चरम की भूमि में जीवित बचे हुए हैं। साइबेरिया न केवल प्रकृति में बल्कि मानव संस्कृति में भी समृद्ध है। यह एक ऐसी जगह है जहां कई अलग अलग लोग साथ साथ रहते हैं। अधिकांश आबादी जातीय रूप से रूसी है,
उनके पूर्वज पिछले 4 सदियों में आए हैं। हालांकि साइबेरिया दर्जनों स्वदेशी समूहों का पैतृक घर भी है। नेनेट्स जैसे लोग जो आर्कटिक उत्तर में 12 सिंगों को पालते हैं, पूर्व के याकूट और बैकाल झील के पास के बुर्यात, प्रत्येक की अपनी अनूठी भाषाएं, परंपराएं और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। उनके पास भूमि का एक गहरा प्राचीन ज्ञान है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसने उन्हें हजारों सालों से यहाँ पनपने की अनुमति दी है। बर्फ और जंगल की यह भूमि रूस के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। इसकी सतह के नीचे प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार छिपे हैं। यहाँ तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और सोना और हीरे जैसे कीमती धातुओं के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ये संसाधन रूस की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो साइबेरिया को प्राकृतिक धन का एक पावर हाउस बनाते हैं। लेकिन इसका महत्व पैसे से कहीं ज्यादा है। साइबेरिया रूस की पहचान और इतिहास का एक मुख्य हिस्सा है। यह सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र की विशालता और शक्ति का प्रतीक है। यह एक ऐसी भूमि है जिसने सदियों से मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण किया है और विस्मय को प्रेरित किया है। साइबेरिया वास्तव में एक अनूठी जगह बनी हुई है, पृथ्वी के सबसे बड़े देश के भीतर धड़कता एक जंगली दिल।